हेलो एवरीवन। तो बच्चों, हम लोगों ने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया और एटम्स एंड न्यूक्लियस स्टार्ट करने का हम लोगों ने बात किया था, मगर बीच में कुछ हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने की वजह से क्लास डिसकंटिन्यू हो गई। बट थोड़ी सी रिकवरी होने की वजह से मैं फिर से अब शुरू कर रहा हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा भी पूरा रिकवरी नहीं है, बट इतना है कि मैं रुक रुक के बीच में क्लास ले सकता हूँ। कॉन्टिन्यूअस तो मुश्किल है, मगर ब्रेक ले क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो एटम्स एंड न्यूक्लियस हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले थे, और बट इसके पहले के चैप्टर की बात हम लोग पहले कर लें। उसमें हम लोगों ने क्या कंप्लीट करा और अभी तुम्हें क्या करना उसमें बाकी है, क्योंकि चैप्टर फिनिश होने का मतलब ये नहीं कि हमारा उस पर अब पूरा काम ख़त्म हो गया। अब हमको आगे की तरफ जाना है, ठीक है, जाना है, मगर जो पीछे पढ़ा है उसको साथ साथ कैरी करके चलना है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास किया है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में, उस लास्ट क्लास में जो भी तुमको मैंने MCQs करवाए हैं, जो भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो सारे क्वेश्चंस ही तुम्हारे एग्जामिनेशन में बस बदल बदल के अलग अलग तरीके से वैल्यूज़ को चेंज करके या फिर कुछ और बातों को घुमा फिरा करके तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तुम्हें और कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुमको नहीं क्वेश्चंस करने इतने ज़्यादा। जो भी 8-10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है उस अपने लेक्चर में, उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से हमको देखना है और उन पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेनी है। इस तरीके से वो चैप्टर हमारा पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने उसके सारे लेक्चर को एक जगह कंबाइन कर दिया है। जो भी न्यू कमर्स बच्चे हैं जिनको नहीं पता शुरुआत कहाँ से करनी है, ऑर्डर वाइज लेक्चर को मैंने अरेंज करके रखा हुआ है। जाओगे प्लेलिस्ट में, सारे लेक्चर तुमको ऑर्डर वाइज मिल जाएंगे, और ऑर्डर वाइज में ही हमें लेक्चर को देखना भी है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने डुअल नेचर तो कंप्लीट कर लिया, अब हमें चलना है एटम्स एंड न्यूक्लियस में। अब देखो, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ। मुझको लग रहा है कि मैं पूरा जैसे मैं बोला करता था मैं ऐसे बोल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा मुझको फील हो रहा है ना। बट ठीक है, ऑफलाइन क्लास तो मैं अभी नहीं ले सकता, बट ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा ब्रेक मिल जाते हैं, इसलिए मैं इसको ले सकते हैं अभी, ठीक है। बट चलो, एग्जामिनेशन भी नज़दीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग डिले नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा कि आज क्लास शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत ही सही, मगर क्लास को शुरुआत कर देते हैं। तो एटम्स एंड न्यूक्लियस में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो चीज़ क्या है पहले समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिससे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने के ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। अब कंफर्म तो कोई नहीं कह सकता कि इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता, बट जो प्रोबेबिलिटी है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग सीरीज़ बनते हैं उसकी जो भी पूरी कहानी है, पूरा बैकग्राउंड है, पूरा स्टोरी है, वही से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बट हम लोग सीधे उस पर जंप तो नहीं कर सकते, उसके पहले जो चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए उसकी बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो अभी आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा तुम्हारा बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, या हाइड्रोजन एटम भी कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं कि हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो 2 चैप्टर का एक चैप्टर है। एटम्स एंड न्यूक्लियस हम सब जानते हैं, हमारे बुक में 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं। हम लोगों ने इसको कंबाइन करना है और कंबाइन करके दोनों चैप्टर को साथ में कंप्लीट करना है, ठीक है। और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें तुमको ज़्यादा मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स अगर होंगे भी तो बहुत कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स तुमको नहीं होंगे, ठीक है। कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं, उन्हीं पर क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलेंगे, मगर फॉर्मूले की समझ, थ्योरी की समझ बहुत अच्छे से होगी, तभी वो फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ कर सकते होंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले फॉर्मूले की, कॉन्सेप्ट की, थ्योरी की समझ हम लोग डेवलप करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे हम लोग तो क्वेश्चंस तो करते ही हम लोग हैं, करेंगे ही आगे भी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपना हम लोग अब बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। देखो, सबसे पहले बात तो को हम लोग शुरुआत करते हैं एक एटम के स्ट्रक्चर से। अभी एटम का स्ट्रक्चर जो भी हम लोग जानते हैं, जितना भी हम लोग समझते हैं, पहली बात तो ध्यान से बात समझना कि उस स्ट्रक्चर तक पहुंचने में
दो बात का ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि बहुत समय लगा है। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही हमको एटम के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ हमको पता चल गया एकदम सही कि हाँ एटम में ये सब कुछ ऐसे होता है, ऐसा नहीं है। शुरुआत में बहुत अलग अलग हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को सोचा करते थे, फिर उसमें गलतियाँ खोजी गई, फिर उन गलतियों को इम्प्रूव किया गया। कई साल लगे तब जाकर के आज हम लोग एटम के बारे में जो भी जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं। तो पहली बात तो ये बहुत लंबी कहानी है, पूरी एक प्रोसेस है। कहाँ से शुरुआत हुई, जे थॉमसन के जो प्लम पुडिंग मॉडल से शुरुआत होकर के अभी हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में एटम के स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं वहाँ तक आने का एक बहुत लंबा सफ़र है। ठीक है, उस पूरे सफ़र की बात तो फ़िलहाल करना पॉसिबल नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। जब कहीं मौका आएगा, ज़रूरत होगी तो बिल्कुल तुम सब जानोगे इसको। तो एटम के स्ट्रक्चर तक पहुंचने में हम लोग को बहुत वक्त लगे हैं और पहली बात तो बहुत वक्त लगे हैं, और दूसरी बात कि सिर्फ एक किसी साइंटिस्ट का इसमें हाथ नहीं है। इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत अलग अलग तरीके से बहुत समय तक काम किया और अपनी अपनी थ्योरी को सामने रखा। जब सबकी थ्योरी को देखा, सब में कॉमन चीज़ें मिलाई गई, किसी की थ्योरी को गलत देखा गया, किसी की बहुत सही देखी गई, तब जाकर के हम लोग को आज एटम के बारे में, ये तो नहीं कह सकते सब कुछ पता है, बट बहुत कुछ हम लोग को एटम के बारे में पता हो चुका है। तो उसी स्ट्रक्चर के बारे में ही नील बोर की एक हाइपोथेसिस है, बट ये हाइपोथेसिस बहुत एलिमेंट्री एटम्स पर ही अप्लाई होती है। इसे लिखा है कि बोर थ्योरी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम, जिनके पास ऐसे भी कह सकते हो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर है तो ही ये थ्योरी काम करेगी। जिसके एटम के पास, जिन एटम्स में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर ये थ्योरी परफेक्ट है। जहाँ एक से अधिक होगी यहाँ वहाँ पर पे ये थ्योरी से बहुत हमको चीज़ें सही तरीके से नहीं मिलती है। उसकी बात हम लोग को फ़िलहाल नहीं करना है। जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे बुक में है, जो हमारे कोर्स में है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, हमें उनकी बात करनी है फ़िलहाल। ठीक है, चलो। तो हुआ ये कि जब नील्स बोर हाइपोथेसिस के पहले रदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर जो हमें बताया वो ये बताया था कि किसी एटम में एक सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का पूरा डिस्कवरी का खोज, न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी का जो भी क्रेडिट है वो लोग रदरफोर्ड को ही देते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने ही पता लगाया कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज जैसा कोई एरिया, कोई जोन, कोई स्पेस होता है जहाँ पर एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। इसके मास के बारे में बात करें, इसके डेंसिटी के बारे में, इसके चार्ज के बारे में, तो न्यूक्लियस के बारे में पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, पूरा जो क्रेडिट है वो हम लोग देते हैं रदरफोर्ड को। ठीक है, उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू एटम के अंदर न्यूक्लियस के होने का पता लगाया। तो जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो ये कहता है कि एटम के अंदर सेंटर पे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, हाईली डेंस होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, जैसे मस्ट लाइक कि जो हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है, सन के चारों तरफ घूमते प्लैनेट्स, कुछ वैसा ही। तो ये सिस्टम इन्होंने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में पता चला कि भाई सेंटर पे एक न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में। कुछ वैसे जैसे कि हम लोग सोलर सिस्टम में देखते हैं, प्लैनेटरी सिस्टम में, कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, वो भी स्टेबल है, एक ये भी स्टेबल सिस्टम है। मगर चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। जब भी कोई चीज़ें हम लोग सामने रखते हैं तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। अब जैसे कह तो दिया कैसा होता है, मगर ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि नहीं, इनमें क्या ड्रॉबैक्स है वो समझो, तब तुमको समझ में आएगा कि बोर्स थ्योरी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों आया।
भाई रदरफोर्ड ने बता दिया था कि भाई सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो फिर बोर को आना क्यों पड़ा? ठीक तो सब कुछ चल रहा था, स्टेबल सिस्टम, ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम स्टेबल है वैसे ये भी स्टेबल है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो फिर क्यों बोर को आना पड़ा अपनी नई थ्योरी को लेकर के? व्हेन रदरफोर्ड इज़ सफिशिएंटली इनफ टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ध्यान सुनो, बड़ा मज़ा आएगा सुनने में, चीज़ें कैसे बदलती हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन, बच्चा देखो चार्ज पार्टिकल है, हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ बच्चों क्या लगता है? एक एक्सेलरेशन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, गॉट दिस पॉइंट? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, अब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड कैसे है? तो भाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, हम सब जानते हैं सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ एक एक्सेलेरेशन लगता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, इतना सब जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर भी वो एक्सेलेरेशन लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स तो सबके लिए सही है, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन तो उस पर सेंटर की तरफ एक एक्सेलेरेशन चाहिए, क्योंकि बिना इसके मोशन सर्कुलर नहीं हो सकते। अगर ये एक्सेलेरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन फिर अपने इस पाथ से बाहर चल जाएंगे, ठीक है, तो देयर मस्ट बी एक्सेलेरेशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल में एक्सेलेरेशन है तो उससे रेडिएशन का एमिशन होता है, मतलब इससे विद्युत चुंबकीय तरंगें बाहर निकलती हैं, इस इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन बाहर निकलेगा, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकलेगा। और ये प्रूवन थ्योरी है, इसमें कोई भी इफ़ बट नहीं है, एकदम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एकदम ठप्पा लगाई हुआ थ्योरी है ये, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्साइटेड है तो वो रेडिएशन को एमिट करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को भी करना चाहिए, जो रदरफोर्ड ने मॉडल बताया उसमें इलेक्ट्रॉन को भी करना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन सही में रेडिएशन करेगा, ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी को बाहर निकालेगा, तो जाहिर सी बात है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीमे धीमे क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, ये घूमता 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 धीमे धीमे क्या होगा? इस न्यूक्लियस में आकर के समा जाएगा। तो फिर एटम स्टेबल कैसे होगा? तो फिर जो स्ट्रक्चर आप बता रहे हैं कि सेंटर पर न्यूक्लियस है, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल तो हुआ नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कुछ ही देर के बाद है वो न्यूक्लियस के अंदर जाके समा जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो यही कहती है। तो ये बात थोड़ा सा लोगों को हजम नहीं हुई कि आखिर ये मॉडल कैसे एक्सेप्ट कर लें हम लोग। भाई कोई मॉडल तुम एक्सेप्ट करोगे तो वो हर चीज़ का आंसर देना चाहिए ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो कह रही है उसके हिसाब से तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ और पे मामला फंसा। पहली बात तो ये हो गई कि भाई इलेक्ट्रॉन और एटम का ये सिस्टम अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी। दूसरी चीज़ और है, हम लोग अभी स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। अभी क्या होता है स्पेक्ट्रम? किसी एटम से हमें जो स्पेक्ट्रम में, अब जैसे जो इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है ना, एनर्जी को लगातार डिक्रीज कर रहे हैं, तो इससे जो रेडिएशन मिलना चाहिए इट शुड बी कॉन्टीन्यूअस। इससे जो रेडिएशन मिलना चाहिए इट शुड बी कॉन्टीन्यूअस। लेकिन हमें जो एटम से रेडिएशन
या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो वेवलेंथ है, स्पेक्ट्रम है, वो कॉन्टीन्यूअस नहीं मिलते, वो हमको लाइन के फॉर्म में मिलते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग, बस वही नाम लिख रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे क्या होता है सब। तो कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम हमको नहीं मिलता, मिलना चाहिए कॉन्टीन्यूअस। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली डिक्रीज होता गिर जाएगा तो हमको एटम से जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, जो रेडिएशन मिलना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस मिलना चाहिए, लेकिन कॉन्टीन्यूअस रेडिएशन हमको नहीं मिलते। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो सही है, गलत हो तो बात की बात है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है उसको ये प्रूव नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर बात गड़बड़ होती है कि भाई अगर ये चीज़ सही है स्ट्रक्चर, तो स्टेबल कैसे हो सकते हैं? या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमारी गलत है, या तो फिर स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे कंडीशन में बोर्स थ्योरी हमने जब देखी तो हमें इसका एक सॉल्यूशन मिला। अब बोर ने क्या किया कि इस सारी थ्योरी में, इस क्लासिकल थ्योरी में और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में एक और थ्योरी को घुसा दिया जिसका नाम था क्वांटम थ्योरी। हालांकि क्वांटम थ्योरी उस वक्त तक बहुत डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन जितनी भी डेवलप हुई थी उसको यूज़ करके इन्होंने इस चीज़ का आंसर दिया और वो काफ़ी हद तक सही भी निकला। क्योंकि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं, और अभी तो आज की डेट की बात करोगे बच्चों, तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इस पर कोई क्लासिकल मैकेनिक्स, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी काम नहीं करती है। इसका पूरा का पूरा ठेका इस क्वांटम थ्योरी ने ले लिया है। पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स की दुनिया, इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया में क्या होता है, कैसे होता है, ये पूरा का पूरा हम लोग क्वांटम थ्योरी से आज समझते हैं। उस वक्त तो बहुत नया था, अभी ये पनप रहा था कह सकते हो। अभी तो खैर बहुत कुछ हम लोग जान चुके हैं क्वांटम थ्योरी के बारे में। तो क्वांटम थ्योरी के हेल्प से नील्स बोर ने इस समस्या का समाधान निकालने का कोशिश किया। उसी थ्योरी को हम लोग कहते हैं बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। हालांकि ये थ्योरी सब पर अप्लाई नहीं होती, ये हाइड्रोजन लाइक एटम पर ही अप्लाई होती है। उसके ऊपर जाओगे तो फिर वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात आएगी, अलग अलग एटम के अलग अलग बात होगी। खैर वो सब बहुत आगे कहानी है, अभी समझोगे। तो बोर की थ्योरी क्या थी उसको एक एक करके देखते हैं। बोर ने कहा कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है कि सेंटर पे न्यूक्लियस है, एक्चुअली कहते हैं कि नील्स बोर ने रदरफोर्ड का जो लैब था उस लैब में कुछ दिन तक काम किया था अच्छे से। तो नील्स बोर रदरफोर्ड के इस मॉडल से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड थे कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि सेंटर पे न्यूक्लियस है और घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है। बट उनको प्रूफ करना था कि ये चीज़ कैसे इसके साथ हैंड टू हैंड चलेगी। स्ट्रक्चर के बारे में इनको कोई भी डाउट नहीं थे, क्योंकि ये बोर के जो रदरफोर्ड का जो लैब था उसमें अच्छे से काम किए हुए थे। तो काम करने के बाद कन्विंस हो चुके थे कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्वांटम थ्योरी की हेल्प से कुछ बातों को बताया जिसने इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए एकदम ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये कहा कि किसी भी एटम में सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, ये एकदम सच बात है, ठीक है। और इसके चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स एटम में न्यूक्लियस से हर जगह अवेलेबल नहीं होते। बात को सुनना, एटम में इलेक्ट्रॉन्स का जो अवेलेबिलिटी होता है वो हर जगह नहीं मिलता। ये इलेक्ट्रॉन्स एटम में न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस पर ही रह करके रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। हर जगह इनका होना पॉसिबल नहीं है, बहुत सर्टेन डिस्टेंस पर ही इनकी अवेलेबिलिटी होती है।
और वो जो सर्टेन डिस्टेंस है, या फिर कह सकते हो कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट भी कह सकते हो, कि कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। और उन स्पेसिफिक ऑर्बिट में ये खास बात होती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन उन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स या उस निश्चित दूरी पर होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रेडिएशन का इमिशन नहीं करते। मतलब ये कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की कुछ ऐसी सर्टेन डिस्टेंस होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन का एमिशन नहीं करता। इन डिस्टेंस को, इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जाना गया। लेकिन स्टेशनरी ऑर्बिट का डिस्टेंस एक फिक्स डिस्टेंस होता है। हर डिस्टेंस पर स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं होते, एक फिक्स डिस्टेंस पर ही स्टेशनरी ऑर्बिट तुमको मिल सकते हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम थी कि ये इलेक्ट्रॉन एमिशन क्यों नहीं करते। बीइंग अ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर ये चार्ज पार्टिकल हैं तो ये रेडिएशन को एमिट क्यों नहीं करते। तो उसका इन्होंने आंसर ऐसे दिया कि भाई बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं कि थ्योरी गलत है, ये थ्योरी बिल्कुल सही है, लेकिन ये एटम्स पर ये अप्लाई नहीं होते। ठीक है, ये थ्योरी यहाँ पर पे अप्लाई नहीं होते क्योंकि एटम के अंदर इन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस ऐसा होता है जहाँ पर ये रेडिएशन नहीं कर सकते। अब ये क्यों होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये नेचर जानता है। अब जैसे स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, एटम के अंदर स्टेशनरी ऑर्बिट है, वहाँ पर एमिशन नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता, जस्ट नेचर थिंग। अब ये नेचर का रहस्य है कि भाई ऐसा क्यों है कि स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो वो एमिशन नहीं करेगा। अब है तो है, नेचर ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, तो इनको कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। ये इनकी पहली हाइपोथेसिस थी। दूसरी हाइपोथेसिस में इन्होंने इन स्टेशनरी, और अब जैसे कह तो दिया कि कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो एमिशन नहीं करेगा, वो ऑर्बिट्स स्टेशनरी हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वहाँ पर पे कंजर्व होती है। लेकिन वो स्टेशनरी ऑर्बिट होते कहाँ पे हैं, उनका क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है, कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियस से कितनी दूर पे मिलेंगे, कहाँ होंगे, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। तो इनकी सेकंड हाइपोथेसिस में ये कहा गया कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम यानी कोणी समय का फॉर्मूला होगा mvr, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए। ठीक है, तो इसकी पहचान बताई गई कि जिन जिन जगहों पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हमेशा h/2 पाई के मल्टीपल में मिले वही स्टेशनरी ऑर्बिट है। बस सीरियस बात उन्होंने कहा, गॉट माई पॉइंट, कि जिन जगहों पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के मल्टीपल में मिले, जैसे कहीं पर h/2 पाई है, कहीं पर 2h/2 पाई है, कहीं पर 3h/2 पाई है, ये सब के सब स्टेशनरी ऑर्बिट हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इन जगहों पे हैं तो वो रेडिएशन का एमिशन नहीं कर सकते। तो स्टेशनरी ऑर्बिट की जो पहचान होती है वो इस बात से होती है कि उस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना है। अगर किसी जगह पे, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का मल्टीपल नहीं है तो मतलब वो स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं मिलते, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सिर्फ वहीं पर मिल सकते हैं या वहीं पर होते हैं जहाँ पर उनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के मल्टीपल में हो। उसी को इन्होंने कह दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। तो हियर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये था इनका सेकंड हाइपोथेसिस। थर्ड हाइपोथेसिस उन्होंने ये कहा कि अगर कभी भी
किसी एटम में इलेक्ट्रॉन किसी एटम में इलेक्ट्रॉन अगर कभी जैसे मान लो ये कोई एनर्जी, ये कोई स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये कोई दूसरा स्टेशनरी ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन कभी किसी एटम में किसी हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में अगर ट्रांजिशन करता है, आता है, तो बदले में फोटॉन्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब ये स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं कि जो हमें स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूअस क्यों नहीं मिलता, लाइन के फॉर्म में क्यों मिलता, उसकी बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है, एटम के अंदर जो हमको अलग अलग वेवलेंथ निकलती मिलती कैसे मिलती है। उन्होंने इसका जवाब दिया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है तो ही फोटोन या लाइट या रेडिएशन बाहर निकलती है। और इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए फॉर्मूला दिया उन्होंने, h न्यू इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, जहाँ ई फाइनल क्या है, हायर ऑर्बिट की एनर्जी, और ई इनिशियल क्या है, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी। तो किसी भी ट्रांजिशन में जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो ट्रांजिशन से जो हमें को फोटॉन्स मिलेंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिलेंगे, जो स्पेक्ट्रम मिलेंगे, वो कॉन्टीन्यूअस नहीं होंगे, वो लाइन के फॉर्म में ही होंगे। क्योंकि भाई जब एनर्जी ऑर्बिट्स कॉन्टीन्यूअस नहीं है, कुछ दूरी पर ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो फिर उसके एमिशन से हमको जो वेवलेंथ मिलेगा वो कॉन्टीन्यूअस कैसे हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चूँकि हर जगह नहीं मिलता, कुछ फिक्स जगह पर ही मिलते हैं, तो कुछ फिक्स जगह से कुछ फिक्स जगह पर ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसीलिए कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिल सकते, लाइन के फॉर्म में मिलते हैं। इसके बारे हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे भी। तो नील्स बोर की 3 हाइपोथेसिस थी जिन्होंने काफ़ी हद तक रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को जस्टिफाई करने की कोशिश किया, और ये बात बिल्कुल आज तक सही भी है। ये थ्योरी है वो गलत नहीं, बिल्कुल सही है। इट वेल सूट्स ऑन हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम या आयंस पर ये बिल्कुल सही तरीके से फिट बैठते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, कर लो। तो ये तुम्हारा हो गया एक नील बोर हाइपोथेसिस। समझिए हमने क्या होता है, रदरफोर्ड का थ्योरी क्या था वो समझ लिया, और इसको कैसे जस्टिफाई किया। हालांकि ये जो हाइपोथेसिस है वो फिर कह दूँ, नील्स बोर की हाइपोथेसिस सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम पर ही अप्लाई होती है, सब पर अप्लाई नहीं होती है। इससे आगे के लिए हमको फिर वेव थ्योरी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी के एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी वो, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये सारी कुछ है, ये सब फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि आगे की चीज़ों को पढ़ना सिर्फ और सिर्फ क्वांटम थ्योरी के हेल्प से, जो फिलहाल हमारे बुक के फिलहाल बियॉन्ड है, इसलिए उसकी बात हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से समझो। फिर हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक आयंस जो होते हैं, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी, ये सब का बात कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो उसकी बात करते हैं जल्दी। आगे चलते बच्चों, और हमको 3 चीज़ में और पढ़नी है। हाइड्रोजन एटम के लिए उसके इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का रेडियस, अलग अलग ऑर्बिट्स में उसकी वेलोसिटी, और अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम के फॉर्मूले क्या होंगे। याद रखना, ये जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम लोग, ये सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुमको पहले मैं बता दूं, जैसे हाइड्रोजन हो गया एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये।
ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कभी कभी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे हाइड्रोजन एटम। दूसरा क्या देखो होता है हीलियम। हीलियम में क्या होते हैं, हीलियम में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में तो अप्लाई होगा नहीं, तो जब मैं इसको हीलियम प्लस बनाऊंगा तब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन लाइक एटम। हालांकि आयन है, इसको हम लोग एटम कहकर पुकार रहे हैं। तो ये इस पर हमारा थ्योरी काम कर सकते हैं। या फिर कह सकते हो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 निकाल लो तो लिथियम क्या हो जाएगा प्लस प्लस। अब लिथियम प्लस प्लस इस हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, तो इस पर भी लागू हो सकता है। इसी तरीके से बेरिलियम के पास अगर 4 हैं तो 3 निकाल लिया तो 1 बचा। तो हमें इन्हीं तीनों का मोरलेस बात करना है। हमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो इन्हीं पर कुछ मिला जुला के क्वेश्चंस होंगे। मेनली किस पे होगा, फॉर हाइड्रोजन एटम। इसके अलावा ये 3 आयन भी आ सकते हैं, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस या बेरिलियम प्लस, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम, जिनके बारे में हमको ये पूरा एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पहले बात करते हैं क्या एक्सप्रेशन होता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसके रेडियस की, रेडियस कैसे निकालते हैं। चलो देखो, जैसे मान लो कि ये एटम है एक, ये उसके सेंटर पे न्यूक्लियस, ठीक, और ये उसके सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नील्स बोर ने क्या था कि उन्होंने क्लासिकल थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को बिल्कुल से एकदम निगेट नहीं कर दिया कि नहीं हम क्लासिकल थ्योरी की बातें नहीं करेंगे। उन्होंने क्लासिकल थ्योरी की बातों को रखा, लेकिन उसमें क्वांटम थ्योरी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तब जाकर के उन्होंने एक हाइड्रोजन एटम के लिए एक थ्योरी बनाई। अब आगे तुम पढ़ोगे कि आगे के जो एटम्स होंगे, जो हम लोग क्वांटम, जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है, वो सारे के सारे एटम को सोलली एक्सप्लेन कर सकते हैं। उससे फिर क्लासिकल फिजिक्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वांटम थ्योरी इटसेल्फ कैन एक्सप्लेन द एंटायर, ऑलमोस्ट एंटायर फेनोमेना रिगार्डिंग एटम, ठीक है। बहुत शानदार थ्योरी है, मगर अभी भी इसे बहुत कुछ करना बाकी है क्वांटम थ्योरी पर, और आगे पढ़ोगे मौका मिलेगा तो पता चलेगा कि कितनी शानदार थ्योरी है ये क्वांटम थ्योरी। तो इसमें ये कहा गया, बोर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम लोग m ले लें और r रेडियस और v वेलोसिटी, तो उनका ये कहना था कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर की तरफ उस पर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा mv²/r। तो ये इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, वहाँ से मिलेगा, जो कूलॉम फोर्स के द्वारा हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को भी ले रहे हैं और क्लासिकल थ्योरी को भी लेकर के बात कर रहे हैं, और क्वांटम थ्योरी भी लगा दिया इसमें, तब जाकर के एक हाइड्रोजन एटम को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सके। लेकिन आगे के एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो मामला ख़त्म होगा वहीं पे। फिर आते हैं सबके सामने फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, फिर शुरू होता है क्वांटम थ्योरी का खेल, ठीक है। तो इस पे लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वहाँ से प्राप्त होगा। तो इलेक्ट्रॉन ठहरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूक्लियस ठहरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अच्छा, अगर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z हो तो इसके टोटल चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, +Ze, जहाँ एटॉमिक नंबर इसका क्या है बलक Z, तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा Ze, जहाँ +E क्या है, +E है एक प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन ठहरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूक्लियस ठहरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स हम लोगों ने पढ़ा है कूलॉम्स फोर्स में, उसके द्वारा ये फोर्स हमको प्राप्त होगा। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, = 1/4πε0 Q1 Q2/r
आर इसका जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो mv² बाई आर, इस पूरे कांस्टेंट को हम लोग अभी के बोलेंगे, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 मतलब चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो mv² बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर बोल सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। और अभी पढ़ा हम लोगों ने, ये तो क्लासिकल थ्योरी की बात हो गई। इन्होंने अपना थ्योरी जो बताया था, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π। इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं जगहों पर मिल सकते हैं जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल हो, बस वही जगह ही तो उनका कहना था कि ऑर्बिट्स होते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं। अच्छी थ्योरी, बहुत फाइन थ्योरी है ये। तो ये दो चीज़ों को हम लोग मिलाएंगे अब, और मिलाकर फाइंड करेंगे रेडियस का फॉर्मूला, जो कैसे निकालेंगे। अच्छा, मैं इसको यहाँ मिस कर रहा हूँ ना, आर स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं v निकाल लूँ, v इज इक्वल टू nh/2π mr, और इस v को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। तो m/r एज इट इज़, v² पूरे का स्क्वायर करना भूलना मत। तो n² h² मैं पूरा ड्राइव करके बता रहा हूँ, लेकिन तुमको सिर्फ काम की बात याद करनी है, लेकिन देख भी लोगे तो ठीक रहेगा, दिमाग में फिक्स रहेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे फॉर्म ले आए थे, ठीक है। तो 4π² m² r² इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई r²। कुछ बुक्स में अगर तुम देखोगे तो जो के की वैल्यू है उसको ऐसे ही लिख करके चल रहे हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसे कांस्टेंट के मान लिया है। तो यहाँ से r² देखो कैंसिल हो जाएगा, m से एक पावर भी कैंसिल, और बच गया 1/r n² h² बाई 4π² m इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। आर यहाँ भेज दूँ, इसको यहाँ लेते आऊँ, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n² h² बाई 4π² एंड के जेड ई स्क्वायर एम। अभी मैं z इज इक्वल टू 1 पुट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि हम लोग हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, तो z इज इक्वल टू 1 आखिर में पुट कर दिएंगे, अभी z के फॉर्म बात कर रहे हैं। तो इसको यहाँ की इसको यहाँ कर दिए, n² h² 4π² के जेड ई स्क्वायर एम। अब इसमें ध्यान से अगर देखो, h प्लैंक कांस्टेंट है, सबके लिए कांस्टेंट है, सारे एटम्स के लिए कांस्टेंट है, हर एटम के हर ऑर्बिट के लिए कांस्टेंट है। 4π न्यूमेरिकल वैल्यू है, के तुम देख ही रहे हो हम लोग किस चीज़ को माना है, कांस्टेंट होगा। z किसी गिवन एटम या आयन के लिए चेंज, क्योंकि हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोजन He+, लिथियम ++, बेरियम 2+ पे भी अप्लाई हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली z की वैल्यू चेंज कर सकती है, अलग अलग एटम या अलग अलग आयंस के लिए z अलग अलग होगा, तो z इज़ वेरिएबल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है। तो अगर बदलने वाली चीज़ को अगर देखा जाए तो r प्रोपोर्शनल टू n² बाई z कह सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर अ गिवन एटम, एक किसी गिवन एटम के लिए अगर मैं एक एटम को फिक्स कर दूं जिसका z भी फिक्स हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि r प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, n²। जो ऑर्बिट रेडियस होगा वो ऑर्बिट का जो नंबर है उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। कौन से नंबर का ऑर्बिट है, मतलब अगर मैं रेशो निकालना चाहूँ r1:r2:r3, तो 1² 2 का स्क्वायर 4:3 का स्क्वायर 9 एंड सो। तो जो ऑर्बिट्स के रेशियो होंगे
वो कुछ इस रेशो में हमें प्राप्त होंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, या आर का जो रेशो होगा 1:4:3, 1:4:9, ठीक है। स्क्वायर करते जाओगे तुमको रेशो मिलता जाएगा। मतलब ये भी कह सकते हो कि जो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस है पहले का 4 गुना होगा, जो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस है पहले का 9 गुना होगा, एंड सो ऑन। तो हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि रेडियस का रेशो क्या होगा, नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और, n और z को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट है, और सबकी सब ऐसी कांस्टेंट्स हैं जिनकी हमको वैल्यूज़ भी पता है। तो अगर मैं लिखूं कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट्स, सभी कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर दो, एंड फॉर हाइड्रोजन, या इसकी बात हम बात भी करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द कांस्टेंट्स। पहले कांस्टेंट को पुट कर देते हैं। तो आर की जो वैल्यू आएगी 0.53, हालांकि 529 आती है, 53 बात कर रहा है, ऊपर एन स्क्वायर बच जाएगा, नीचे z बच जाएगा, और ये किस में आएगा बालक, एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखने के बाद ये फॉर्मूला आता है ऑर्बिट रेडियस का। ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। अब जिस एटम या आयन की बात कहेगा उसके हिसाब से z यहाँ हमको रख देना है, 1 2 3 जो भी हो, और उसके जिस ऑर्बिट की बात करेगा वहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देनी है। तो उस गिवन एटम या आयन के उस पूछे गए ऑर्बिट के रेडियस की हमको वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। गॉट माई पॉइंट। यहाँ से कोई भी एटम या आयन हमको दिया जाएगा, z अकॉर्डिंगली पुट कर देंगे, यहाँ के लिए 1 2 3 एंड 4, और जिस ऑर्बिट का पूछा जाएगा n की वैल्यू पुट कर दो कि निकल जाएगा रेडियस। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि फॉर हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन के निकालना चाहूँ z इज इक्वल टू कितना होगा 1। अब z इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो r इज इक्वल टू क्या आएगा 0.53 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। अब ये हो गया हाइड्रोजन के लिए ऑर्बिट रेडियस का फॉर्मूला। अब जिस भी नंबर के ऑर्बिटल का रेडियस तुमको चाहिए एन की वैल्यू वहाँ पुट करते चलो। जैसे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो r की वैल्यू क्या आ गई 0.53 एंगस्ट्रॉम आ गई, ठीक है। अब ये है क्या, ये है हाइड्रोजन ऑर्बिट के सबसे पहले ऑर्बिट का रेडियस, या यूँ कह सकते हो कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से सबसे जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है ये वो वैल्यू है। सबसे पहले ऑर्बिट का रेडियस है ये। इसको एक ख़ास नाम से पुकारते भी हैं और वो ख़ास नाम इसका होता है बोर्स रेडियस। तो हाइड्रोजन एटम का जो सबसे फर्स्ट ऑर्बिटल रेडियस है इलेक्ट्रॉन के लिए उसको हम कहते हैं और बोर्स रेडियस। तो ये रेडियस का एक्सप्रेशन है, इसको अच्छे से समझ लो, देख लो। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस पर अलग अलग टाइप के। जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तब तुमको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि वहाँ जो पढ़ा था वो क्वेश्चंस करने में कितना हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। जल्दी करो, फिर वेलोसिटी का भी हम लोग इस पर हम लोग बातचीत करते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं जल्दी। अब मान लो बच्चों हमको इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है कि अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे या उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो दोनों फॉर्मूले को वैसे यूज़ करना है हमको। तो यहाँ से अगर मैं r इज इक्वल टू निकालना चाहूँ
तो R इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, NH अपॉन 2 पाई m इंटू वी। ठीक है, यहाँ से बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से, दिस इज। और यहाँ से एक पावर मैं कैंसिल कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर। और ये r जो निकाला है मैंने इक्वेशन नंबर 2 से, उस r को यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, तो मिलेगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई r की वैल्यू पुट करूँ तो NH नीचे और बाकी नीचे का ऊपर, तो 2 पाई m इंटू वी। ठीक है, m कैंसल्ड आउट, v से एक पावर कैंसिल, तो v इज इक्वल टू क्या बच गया, 2 पाई हियर के जेड ई स्क्वायर बाई NH। ठीक है, तो ये बच्चों हमें मिल गया फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। अब फिर अगर तुम यहाँ देखो तो तुमको क्या दिखाई पड़ेगा, 2 पाई के ई एच कांस्टेंट है एंड v इज प्रोपोर्शनल टू ओनली z बाई n। ठीक है, एंड फॉर गिवन एटम और आयन, अगर मुझको कोई आयन या एटम फिक्स कर दूँ तो v प्रोपोर्शनल टू ओनली क्या हो जाएगा, 1/n। और जो रेशो होगा वेलोसिटी का v1 इज टू v2 इज टू v3, वो कितना होगा, 1 इज टू 1/2 इज टू 1/3 एंड सो ऑन। मतलब ये कहने का हुआ कि जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होती है, मैक्सिमम, और जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो, घटती जाएगी। और कैसे घटेगी, तो प्रोपोर्शनल टू 1/n। ये सारे रिजल्ट्स जो आ रहे हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन सब का हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में। तो इनको बिल्कुल हल्के मत लेना कि बस ऐसे चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनका हमको यूज़ करना होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो जल्दी कर लो, एनर्जी के एक्सप्रेशन की बात फटाफट कर लेते हैं जल्दी। अब चलते बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, जो है एनर्जी। हाइड्रोजन एटम में अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की रेडियस का फॉर्मूला मुझे मिल गया, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे मिल गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बची है वो ये है कि अलग अलग ऑर्बिट में हम एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे आयंस जो हैं उनके अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी का क्या, कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, क्या उसकी एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी है, क्या पोटेंशियल है, क्या टोटल है। वहीं से फिर आगे बात बढ़ेगी स्पेक्ट्रम की, और सब कुछ एक एक करके रास्ता हमारा खुलता जाएगा। ठीक है, तो रेडियस की बात हो गई है, वेलोसिटी की बात हो गई है, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की इन डिफरेंट ऑर्बिट्स कैसे निकालेंगे, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा सबको पता अच्छे से होता है। अब v की वैल्यू पुट किया जाए, अभी हम लोगों ने फाइंड किया हियर v इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, हियर v इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई NH। अभी निकला कुछ देर पहले फॉर्मूला, अब इसको यहाँ पुट कर दिया जाए तो v स्क्वायर भी करना है, तो कैपिटल K इज इक्वल टू हाफ m, इसका स्क्वायर कर दो, 4 पाई स्क्वायर K स्क्वायर Z स्क्वायर e टू पावर 4 बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, 2 से अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर K स्क्वायर Z स्क्वायर e टू पावर 4, m को पीछे कर दूं और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n स्क्वायर
h²। तो ये तो हो गया बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4πε0 Q1 Q2/R, उसी फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है। ठीक है, फॉर्मूला याद आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हम लोगों ने, है ना, दो चार्ज पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो U इज इक्वल टू, इस पूरे को तो हम लोग K बोल रहे हैं, बोल दिया। Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E, Q2 मतलब न्यूक्लियस का चार्ज +ZE, और रेडियस का फॉर्मूला अभी निकाला कुछ देर पहले लोगों ने, हालांकि लंबा फॉर्मूला था, मगर याद होगा तो अच्छा है, नहीं याद होगा तो भी कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, बस काम की चीज़ याद होनी चाहिए। इट वॉज 4π² KZE²m, ये फॉर्मूला था। अगर इसके जवाब पीछे चेक करके देख सकते हैं। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस तो क्या हो गया माइनस, ये चला गया ऊपर 4π² एज इट इज़, K इंटू K, K², Z इंटू Z, Z², e⁴ क्यूब एंड स्क्वायर है 3 और 4, e⁴ m ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया n² h²। यह आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, -4π² K² Z² e⁴ m/n² h²। अब ध्यान से दोनों फॉर्मूले को देखो, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, बहुत बारीक सा अंतर है। पहले अंतर क्या है, ये इसका डबल है, और दूसरी बात नेगेटिव है। अगर मैं इसको x मान लूँ फॉर सिंपलिसिटी, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -2x। ठीक है, देयरफॉर अब मुझे अगर निकालनी है टोटल एनर्जी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू K + U कह सकते हैं हम लोग। तो K की वैल्यू क्या है x, U की वैल्यू क्या है -2x, तो वैल्यू कितनी आएगी -x। तो x जो माना वहाँ पुट कर दो। तो देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या आएगा, -2π² K² Z² e⁴ m/n² h²। यही मेन फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का है। ठीक है, और सभी कांस्टेंट्स को अगर पुट कर दिया जाए तो E की वैल्यू आएगी -13.6, ऊपर बच जाएगा Z², नीचे बच जाएगा n², और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यही मेन फॉर्मूला है जो एनर्जी का हमें याद रखना है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। जहाँ Z क्या है, Z, तो Z बाई जो एटम या आयंस हमको दिया होगा उसका एटॉमिक नंबर है। n क्या है, जिस ऑर्बिट में निकालना होगा उसकी वैल्यू है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये तो किसी भी एटम्स या आयंस का है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं फॉर हाइड्रोजन, तो फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1 रख दिया, तो E की वैल्यू क्या आ गई -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही मेन फॉर्मूला है फॉर हाइड्रोजन एटम। अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी एटम या आयन के लिए, वहाँ सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। बशर्ते याद है ये फॉर्मूला हर जगह नहीं, सिर्फ इन्हीं चार के आसपास ही ये फॉर्मूला हमारा घूमता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं किसी भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स या आयंस के अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हो रही है, उस इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका एनर्जी क्या होगा, वही सबका ये सारा फॉर्मूला है। ठीक है, और ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे थे एग्जाम में। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं।
तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे और आज जो बेसिक हमको बताना था कि नील्स बोर का मॉडल क्या होता है और उसके मॉडल को यूज़ करके हम लोग रदरफोर्ड के मॉडल को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं और क्वांटम थ्योरी का क्यों हमको यूज़ करना पड़ते हैं एटम के बारे में समझने के लिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देन आफ्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा अलग अलग ऑर्बिट्स में, वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा। ये सारे फॉर्मूले हम लोग अभी यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। बट नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आऊँगा जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और किसी भी बच्चे को वो क्लास मिस नहीं करनी है। और तुम्हारे आसपास जो भी दोस्त लोग हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट एग्जामिनेशन की, CUT की या फिर JEE मेंस की, उन तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को देखें और कुछ एग्जामिनेशन उनको भी हेल्प मिले। हेल्प करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें कुछ हेल्प मिल रहा है तो उसको आगे तक ज़रूर फॉरवर्ड करो, वो भी लोग देखें और देखें रियल में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और प्रैक्टिस कैसे करनी है। छोटे में, कम में हम कैसे एक्सेल कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है, कम समय में कैसे एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ स्टॉप करूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नई बातों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ और नई थ्योरी के साथ। तब तक जो भी डाउट्स है मन में, जो भी चीज़ें हैं, क्लियर करते रहो, पढ़ते रहो। डाउट्स बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके सलूशन होंगे तो अच्छी बात है। और अगर कोई लेक्चर्स छूट रहे हैं पीछे तो उसका तुमको मैंने पहले ही कहा, बीच में 3-4 दिन जो गैप था, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने कर लिया होगा। नहीं किया है तो अब जाग जाओ, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।